बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 16 जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हम पिछले कुछ लेक्चर्स से स्टीरियोटाइप्स पे ही डिस्कशन करते आ रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होती हैं अगेन से रिपीट करती जाऊँ। ये कुछ बिलीव्स होते हैं वुमेंस और मैंस की या मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, जिस तरह से हार्ड वर्किंग, लेजी, इमोशनल। तो ये हम स्टीरियोटाइप्स वो बिलीव्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को स्प्रेड करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स की हैं और ये मेल्स की हैं। तो कुछ डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं जिनके थ्रू हम स्टीरियोटाइप्स को लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू our notes. Stage 1 क्या होती है? About 3 year of age characteristics and behavior directly associated with males and females have been learned. यानी कि उस वक्त तक आपको सिर्फ इतना अंदाज़ा हो जाता है कि मेल्स और फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स अभी तक हम नहीं, इस एज तक हमें नहीं पता होती। देन आती है स्टेज 2 अबाउट 6 year ऑफ एज द डेवलपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एसोसिएशन फॉर बिहेवियर एसोसिएटेड विद जेंडर बिगिंस टू डेवलप। इस एज में आपको इनडायरेक्ट जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप लर्न करना शुरू कर देते हैं। However, at this stage, association with only children's own gender develop and not those associated with other. अब इस स्टेज 2 में क्या होता है कि सिर्फ इंसान अपने हद तक, एक बच्चे को, बच्चा ही होता है 6 साल का, बच्चे को सिर्फ अपने हद तक स्टीरियोटाइप्स का पता होता है, दूसरों के स्टीरियोटाइप्स का उसे अभी तक नॉलेज नहीं होता। देन आती है स्टेज 3 जो कि होती है अबाउट 8 to 10 year। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट एसोसिएशन विद नॉट ओनली ओन बल्कि दूसरे लोगों की भी आपको वो एसोसिएशन जेंडर स्टीरियोटाइप्स की नॉलेज आना शुरू हो जाती है। इन सॉरी एन 8 to 10 year old इज कैपेबल ऑफ स्टीरियोटिपिकल जजमेंट्स कंसर्निंग मैन एज वेल एज वुमेन। इस एज में आप जजमेंट्स भी दे सकते हो। देन आगे वही अप्रोचेस जो हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। साइको एनालिटिक अबाउट के चिल्ड्रन जो है वो अपनी पेरेंटिंग से, सेम पेरेंटिंग से सीखता है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या कहती थी कि जो चिल्ड्रन होता है वो री इन्फोर्समेंट फ्रॉम पेरेंट्स से सीखता है। अगर उसे किसी चीज़ पे पनिश करेंगे तो वो चीज़ नहीं करेगा। जिस चीज़ पे री इन्फोर्स किया जाएगा, वो जिस चीज़ पे रिवार्ड दिया जाएगा वो चीज़ बच्चा अडॉप्ट करेगा। अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच आपको पता है वही कि अथॉरिटीज़ जो आपको वो कहेंगी आप वही करेंगे। अब एक बच्चे की अथॉरिटी वही होती है कि उसके पेरेंट्स उसको जो चीज़ करने को कहेंगे वही उसकी माइंड में बैठ जाएगी। मतलब अगर एक बच्चा है, उसको कहा जाता है कि बच्चे नहीं रोते और तुमने रोना नहीं है लड़के को, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी अथॉरिटी है वो, और वो जैसा उसको ट्रेन कर रहे हैं उसने वैसे ही चीज़ें अडॉप्ट करनी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच के बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से, पीयर ग्रुप से और अदर सोशल एजेंट्स होते हैं, सोशलाइजेशन के लिए जो सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, ग्रुप होता है, स्कूलिंग होती है, इन सब चीज़ों से वो सीखता है। फेमिनिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि मैन ट्रेडिशनली ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहा है, वो लड़की औरतों को, मतलब फीमेल्स को वो दबाने में ही खुशी महसूस करता है, और मतलब उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दी क्योंकि ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में यही चीज़ें थी। इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्टीरियोटाइप। अच्छा, हमने इतना स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ा है, इतने लेक्चर से हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक सोसाइटी पर? तो 3 तरह से मेजर इम्प्लीकेशंस होती हैं स्टीरियोटाइप्स की। सबसे पहले प्रिजुडाइस, देन डिस्क्रिमिनेशन एंड देन फॉल्टी परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। अब जो जेंडर रिलेटेड ये आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले प्रिजुडाइस आ गया। प्रिजुडाइस इज अ नेगेटिव एवल्यूएशन ऑफ अ ग्रुप विदाउट जजिंग और एवेल्युएटिंग रियलिटी। ये मैं पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रिजुडाइस क्या होता है। प्रिजुडाइसिंग होता है कि आप किसी को जज नहीं करना, बल्कि आपने पहले से बने हुए बिलीव्स को एक इंसान पे थोप देना है। दैट इज समहाउ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस entail feelings of worth for the in group and devolution फॉर द आउट ग्रुप। ये पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि इन ग्रुप के लिए पॉजिटिव होती हैं ये जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं, और आउट ग्रुप के लिए वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आउट ग्रुप के लिए आप अलॉट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो वहाँ पे मेल्स को अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। तो ये आ गया। आगे चलते हैं। इधर मैं यहाँ पे कुछ एक दो ली हुई हैं आपके पास, फाइंडिंग्स दी हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं जस्ट आपको वो इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम्स के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रही हूँ। बाकी आप लोग ये दरमियान में से खुद पढ़ लेना, इतना खास कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलते हैं। दी पर्पस ऑफ सेक्सिज्म दिए पढ़े। देन हाउ कम वुमेन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्टीरियोटाइपिंग।
जब डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है कि आप डिफरेंस क्रिएट कर देना और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के नतज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब रॉन्ग वे में जाके जाती हैं। ये अगले लेक्चर में जो 23 to 45 है फाइनल टर्म का, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा ही इन्होंने एलेबरेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आपको सही से समझ आएगी। तो उसके नतीजे में किस तरह से स्टीरियोटाइपिंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। फोकसिंग अपॉन दी कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ सेक्सिज्म, ये जो है ग्लिच, Fisk and Collegius have tackled this issue in their research. They propose the sexism has two aspects. अच्छा, सेक्सिज्म क्या होता है कि मेल मस्कुलिन है और फेमिनिन रोल्स जो हैं वो फीमेल्स को दी जाती हैं। इसके दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो हॉस्टाइल सेक्सिज्म होता है जो नेगेटिव इन नेचर होता है, मतलब हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन्स, क्योंकि सेक्सिज्म को का ज़्यादा सामना और लड़कियों को ही करना पड़ता है कि मतलब सेक्स की बेस पे उनकी जॉब्स भी सेक्स की बेस पे होती हैं। उसके अलावा उनकी जो सोसाइटी में उनका रोल सारा इसी बेस पे उनको जज किया जाता है। तो हॉस्टाइल सेक्सिज्म में क्या होता है कि आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो खुलेआम, जबकि बिनोवलेंट सेक्सिज्म में कहते हैं आप इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो कि वो अगले बंदे को डाउन कर रहा होता है। मतलब एक लड़की को आप ये कहना कि तुम तो बहुत वीक सी हो और तुम लेस कैपिडेंट हो और तुम ये नहीं कर सकोगी, तो एक बंदे के माइंड में ही बैठ जाता है कि मैं नहीं कर सकूंगी। मतलब अगर बिनोविलेंट सेक्सिज्म में एक एग्जांपल ये देती चलूँ कि अगर एक बच्ची को आप ये कह रहे हैं कि तुम अकेली बाहर नहीं जाओगी बल्कि तुमने किसी मेल के साथ जाना है, बेशक वो मेल एक 6 साल का उसका छोटा भाई ही क्यों ना हो, मतलब उसको आप पहले से ही डिस्करेज कर रहे हो कि वो अकेली चल ही नहीं सकती, तो उसके माइंड में ये होगा कि बस मेल का होना ज़रूरी है, चाहे वो मुझसे छोटा ही क्यों ना हो, तो वो अकेला निकलेगी ही नहीं पाए। तो दैट इज़ अ बिनोवलेंट सेक्सिज्म के इतना पॉजिटिव वे में जाके आप अगले बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो, मतलब उसकी सेल्फ ग्रूमिंग को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। नेक्स्ट आ गया जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड सेल्फ परसेप्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़, वही जो अभी एग्जांपल मैंने दी है कि सेल्फ परसेप्शन इंसान क्रिएट कर, अगर एक इंसान को आप पहले से ही कह देंगे कि यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है कि अगर एक लड़की आप उसको कहेंगे कि जो लड़कियाँ वो साइंस में होती ही कमज़ोर हैं, तो वो बच्ची जो है वो पहले ही डिस्करेज हो जाएगी कि अच्छा वैसे भी लड़कियां होती ही कमज़ोर हैं तो मुझे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर मेहनत भी नहीं करेगी। तो इससे क्या होता है कि इंसान अपने बारे में खुद से सेल्फ परसेप्शन बना दे, कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता कि वो ट्राई तो करे ना, साइंस ही है कोई बड़ा सा पहाड़ थोड़ी है, पढ़ेगा तो आएगा ना। अगर इंसान तो पहले से ही आप कह रहे हैं कि लड़कियां होती कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, तुम भी कमज़ोर हो, तो फिर वो ट्राई करना भी छोड़ देता है कि अच्छा वैसे भी लड़कियां होती कमज़ोर है, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ मैंने कमज़ोर ही रहना है साइंस में। तो दैट इज़ सम हाउ सेल्फ परसेप्शन स्टीरियोटाइप एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? इज द प्रोसेस वेयर बाय परसीवर्स बिलीव अबाउट अ टारगेट पर्सन कैन इलेक्ट बिहेवियर फ्रॉम द टारगेट पर्सन दैट विल कन्फर्म द एक्सपेक्टेंसी। Stereotype entail expectancy, which in turn lead to a self-fulfilling prophecy. Therefore, stereotypes and prejudice lead to a self-fulfilling prophecy at one hand and discrimination on the other hand. फुलफिलिंग प्रोफेसी यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अजीब करके लिखा हुआ है। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ कि आप एक बिलीफ रखते हो, ओरिजिनल बिलीफ, ठीक है, उसको लेके आपका एक फ्यूचर के बारे में बिलीफ है, ठीक है, आप उसको लेकर कुछ एक्शन करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपको रिजल्ट जो मिलते हैं वो, क्योंकि आपने एक बिलीफ को लेकर उसके अकॉर्डिंगली आपने एक एक्शन लिया था, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपको बिलीव जो आपकी एक बिलीफ है, आपके पास जो एक हाइपोथेसिस आपने बनाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही मिलना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो जो बिलीफ है वो पक्का हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं जो अभी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, कि एक बच्ची है, आप उसका बिलीफ है कि लड़कियां साइंस में अच्छी नहीं होती, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहेगी कि अच्छा जितना भी मैं पढ़ूंगी ना मुझे साइंस में अच्छा नहीं होना, मैं साइंस में अच्छे नंबर ले ही नहीं सकती। तो वो होगा क्या कि वो अच्छी तैयारी नहीं करेगी, मतलब वो उसका दिमाग में यही होगा कि जितना मर्ज़ी पढ़ लिया मैंने, मेरी अच्छी तैयारी नहीं होनी। तो वो सही से तैयारी नहीं करती। उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है ऑब्वियस सी बात है उसके ग्रेड जो हैं वो साइंस में कम आएँगे, तो उसका वो बिलीव कि लड़कियाँ साइंस में नहीं अच्छी होती वो पक्का हो जाता है। तो समहाउ दैट इज़ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बहुत ही मैंने लीनियर सा एक्सप्लेन कर, इधर उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, तो आप गूगल कर लेना, इसकी कोई सिंपल सी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी, आप कोई भी लिख सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं होता कि यू वाले आपको ज़ीरो दे दे कि आपने क्यों नहीं बुक वाला लिखा। आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट लें जो आपको समझ आती है।
तो ये सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट इज़ अ फॉल्टी परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जेंडर रिलेटेड बिहेवियर। ये टॉपिक क्या है कि व्हेन पीपल हैव स्टीरियोटाइप बिलीफ अबाउट अदर दे टेंड टू परसीव देम अकॉर्डिंगली एंड ट्राई टू फिट देयर एम्बिगियस बिहेवियर इनटू द बायस स्कीमा। यानी कि आपका एक बिलीफ होता है, आप बिना सोचे समझे अपने हर किसी को उसमें फिट करना शुरू कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके फॉल्टी परसेप्शंस बनना शुरू हो जाते हैं एक जेंडर को लेकर। यहाँ पे उन्होंने वही एग्जांपल दी हुई है कि जब एक लड़की है, बच्ची, उसको कहा जाता है कि तुम वीक हो, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकती, तुमने किसी मेल के साथ जाना है, बेशक वो मेल आपका 6 साल का छोटा भाई ही क्यों ना हो। तो उसका क्या होगा कि एंड वी कैन वेल इमेजिन द प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द यंग बॉय। अब वो जो छोटा बच्चा है उस पर भी एक प्रेशर पड़ेगा कि मुझे अपनी बहन के साथ जाना है। उसका छोटा सा माइंड है तो उस पर भी एक प्रेशर पड़ेगा। बट दिस इज हाउ बॉय आर टॉट टू फील स्ट्रॉन्ग एंड गर्ल्स मेड डिपेंडेंट। तो गर्ल्स को इस तरह से आप डिपेंडेंट बना रहे होते हैं किसी मेल पर। तो वो कहीं कभी भी वो मतलब खुद से बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हमेशा किसी मेल का होना ज़रूरी है। अलूजनरी को रिलेशन क्या होती है कि रिलेशन नहीं होता, लेकिन आप अपने माइंड में खुद से अलूजनरी को रिलेशन बनाना शुरू कर देते हो और हर चीज़ को उस चीज़ के साथ रिलेट करना शुरू कर देती हो, जबकि बेसिकली उन दोनों चीज़ों का कोई भी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन आप अलूजनरी रिलेशन बनाना शुरू कर देते हो। सेक्स रोल स्ट्रेन क्या होती है कि ये एक स्ट्रेन होती है। द ट्रेडिशन स्टूडेंट सेट फॉर आइडियल मैनहुड आर सो स्ट्रिंजेंट डिमांडिंग एंड हार्ड टू अचीव द मैन दैट फाइंड टू इट टफ टू मीट दीज। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि सेक्स रोल क्या होते हैं, बेसिकली जो सोसाइटी की तरफ से रोल्स बना दी जाते हैं, जैसे लड़कों ने बाहर काम करना है, हार्ड वर्क करना है, मतलब जितने भी मुश्किल काम है ना, ज़्यादा जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट मतलब खर्च होती है, वो सारे मर्दों ने करने हैं। तो ये होती है सेक्स रोल स्ट्रेन। सेक्स स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि आप पे प्रेशर पड़ना। तो ये एक मॉडल पेश किया था बाय प्लैक डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेन एक्सपीरियंस्ड बाय मैन। तो वो उन पे कितना प्रेशर पड़ता है। द स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज द जेंडर रोल स्ट्रेन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रेन इज फेल्ट बाय दोज मेल्स हु adhere टू ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन एंड आर सक्सेसफुल इन डूइंग इट। मतलब ये स्ट्रेन उन मेल्स पे देखा जा सकता है जो कि अपनी ट्रेडिशनल रोल्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो उनको किसी न किसी तरह से पूरे करते हैं, लेकिन उसके बाद उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। सेक्स रोल स्ट्रेन के बाद क्या होता है कि आप मतलब आप काम तो वो कर देते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा सी कॉम्प्लिकेशन भी आना शुरू हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे उन्होंने जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। समहाउ अगर आपको मजीद जेंडर रोल स्ट्रेन, क्योंकि इसका अभी नाम जेंडर रोल स्ट्रेन है, तो आपने अगर ये गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि ये जो है एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है आपको सोसाइटी की तरफ से जो रोल्स मिलते हैं उनको लेकर। तो होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी मेरी। अगर समझ आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अगले किसी लेक्चर में मुलाकात होती है।